लोग यहाँ से पैसा लेके भागेंगे। ये पाकिस्तान की तारीख में ये एक साल जो गुजरा है, आप देखें जो ब्रेन ड्रेन हुआ है आपका, 10 लाख के करीब आपका यूथ पढ़ा लिखा वो यहाँ से मुल्क छोड़ पे भाग गया है, मुल्क छोड़ने पर मजबूर हुआ है। राज साहब तो तशरीफ लाए और उनकी मेहरबानी, खान साहब ने उनको एहतराम इज्जत दी, हमारे साथ वो खैबर पख्तूनख्वा में एक वक्त में हलीफी रहे। वो भी यही चाहते हैं कि जी मुल्क जिस कैफियत से दो चार है उसको निकालने के लिए, स्टेलमेट से बाहर आने के लिए गुफ्त शुनीद होनी चाहिए। बात यह है कि हमारी क्रेडिबिलिटी अब IMF के साथ बिल्कुल इरोड हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, जीरो क्रेडिबिलिटी है। बेयकीनी जो है उसने पाकिस्तान की इकोनॉमी की कमर तोड़ दी है। वेलकम बैक जनाब, एक बार फिर से आप सभी को खुशामदीद कहते हैं। मामला सियासी तौर पर काफ़ी ज़्यादा गहमा गहमी का शिकार हो चुके हैं, क्योंकि अभी मुज़ाकरात की भी बात हो रही है, मुज़ाकरात भी होंगे। खान साहब ने मुज़ाकरात पे आमादगी का इजहार कर दिया है, 3 रुकनी कमेटी भी बना दी गई है, नून लीग की जानिब से भी कमेटी बना दी गई है। लेकिन क्या इस मुज़ाकरात का कोई हल निकल कर आएगा? लेकिन इससे बड़ी बात, इससे एक ऐसी बात जिसका बराह रास्त ताल्लुक मुझसे और आपसे है। आपको याद होगा कुछ साल पहले की बात है जनाब, खान साहब की हुकूमत थी और खान साहब की हुकूमत में रमजान में ही पेट्रोल की कीमतों में थोड़ा सा इजाफा किया गया था। उस इजाफे को मरीम नवाज ने कुछ इस तरह से बयान किया था कि पेट्रोल बम गिरा दिया गया है, और मामला दिन कुछ इसी तरह के थे। ईद से पहले कुछ दिनों पहले की बात थी और खान साहब ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया था। और जब ये इजाफा किया गया था तो शहबाज शरीफ समेत तमाम ही मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने इसको अवाम पर पेट्रोल बम करार दिया था। बल्कि कुछ लोग तो कहते थे कि एटम बम गिरा दिया आपने अवाम पर। गुज़िश्ता रोज 10 रुपए का इजाफा कर दिया गया। इसाक डार साहब आए और उन्होंने जनाब कहा कि हम सिर्फ 10 रुपए का इजाफा कर रहे हैं। उनको शायद इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये 10 रुपए सिर्फ पेट्रोल की कीमतों में इजाफा नहीं होता है, बल्कि हर अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफा हो जाता है। मैं चाहूंगा आप पहले मरीम नवाज की गुफ्तगू सुन लें। पेट्रोल कितने का था, कितना हुआ और अब कितने का है, कितना बढ़ा दिया गया है, उस पर नून लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PDM के रहनुमाओं ने खामोशी इख्तियार की हुई है। कोई ये बात नहीं करता जनाब महंगाई किस हद तक ज्यादा बढ़ चुकी है। खान साहब के दौर में महंगाई थी, लेकिन क्या ये दोगली पॉलिसी है, क्या सियासत की बात होती है? मरीम नवाज ने क्या कहा था, पहले गुफ्तगू सुन लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। ईद की आमद आमद है, सिर्फ आज पेट्रोल की कीमत तारीख की 73 साल की बुलंद तरीन सतह पे 118 रुपए फी लीटर, 118 रुपए फी लीटर उस वक्त कीमत थी। तो मरीम नवाज ने क्या कहा था यह आपने देखा। आज 282 है। मरीम नवाज साहिबा का अगर मैं ये गुफ्तगू अगर आज के तनाजुर में तस्लीम करूं ना, तो आप यकीन जानिए 118 किस तरफ और 282 किस तरफ। आप सोचिए महंगाई कहां जा रही होगी। आप बाहर निकले, आपको अंदाजा होगा कि लोगों के पास खाने के पैसे नहीं है। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता है, इसका बराह रास्त ताल्लुक दूध की कीमतों से पड़ता है, अशिया खुरनोश की कीमतों से पड़ता है, मेडिसिन की कीमतों से पड़ता है। डॉलर समझ नहीं आ रहा, एक रेस चल रही है। डॉलर पहले 300 पे जाएगा कि पेट्रोल की कीमतें पहले 300 पे जाएंगी। और कुछ समझ नहीं आ रहा कि पाकिस्तान के ये माशी मामलात कहां जाकर खत्म होंगे। पिछले 2 महीने से ये सुनने में आ रहा है, इसाक डार साहब आते हैं या कोई और आता है मुस्लिम लीग नून का रहनुमा, कहते हैं जनाब खुशखबरी सुना रहे हैं, हमें एड मिलने वाली है, हमें दोबारा से लोन मिलने वाला है और मुज़ाकरात की बात हो गई है। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं अब IMF के पास कोई ताल्लुक बचा नहीं है, कोई वजह नहीं बची कि जनाब वो हमें मना कर सके। लेकिन अभी तक कोई नवीद सुनने को मिल नहीं रही है, सिर्फ और सिर्फ बुरी खबरें सुनने को मिल रही हैं। और ये वही हुकूमत है, मैं ज्यादा इस पर क्रिटिसाइज इसलिए करता हूं कि जनाब ये वही हुकूमत थी जो ये कहकर आई थी कि हमने महंगाई को कम करना है, हमने गरीब की जिंदगी को बेहतर करना है, हमने माशी सूरत हाल को बेहतर करना है। दिल पर हाथ रखिए और अपने आप को जवाब दीजिए कि क्या ये तमाम चीजें हो सकती हैं। बाकी सारे मामला बाद में, खान साहब ने क्या किया क्या नहीं किया, तमाम मामला बाद में, लेकिन जिस चीज का नारा लगा के ये हुकूमत आई थी, क्या उस नारे पर वफा हो सकी या नहीं हो सकी, चीजों पर भी बात करेंगे। अच्छा, शुएब शाहीन साहब ने मुझे ज्वाइन कर लिया, जरा उनसे मजीद बात करते हैं। माहिर कानून है, उनसे जरा गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। शुएब साहब, सर मैं चाह रहा हूं, महंगाई के हवाले से मैंने बात की है और इसका बराह रास्त ताल्लुक आपसे है, मुझसे है, आम आवाम से है। हमारे लिए घर को गुजारा करना बड़ा मुश्किल हो गया है। सर ये महंगाई कहीं रुकेगी जाके या नहीं रुकेगी? मुझे ऐसा लग रहा है रेस चल रही है। डॉलर पहले 300 पे जाता है कि पेट्रोल की कीमतें पहले 300 पे जाती हैं। देखिए, मुझे तो कोई भी चीज़ रुकती हुई नज़र नहीं आ रही, क्योंकि मौजूदा हुकूमत ने माशी तौर पर तो जो बदहाली क्रिएट की है, उसके साथ साथ जो सियासी तौर पर इन्होंने पोलराइजेशन, बदतरीन किस्म की पोलराइजेशन क्रिएट की है।
और इसी तरह सियासी मुकदमात की जिस तरह भरमार की है। देखिए, हमेशा माशी बेहतरी के लिए ज़रूरी होता है सियासी तौर पर आप में बेहतरी आए। सियासी बेहतरी के लिए ज़रूरी होता है कि आप में बर्दाश्त हो। सियासी बेहतरी के लिए ज़रूरी होता है कि इंसानी हुकूक की पामाली ना हो, इंसानी हुकूक का एहतराम हो। यहाँ ये जो पिछले रजीम चेंज के बाद ये मौजूदा हुकूमत आई है, तो उन्होंने माशी बदतरीन किस्म की खराबी पैदा कर दी, बेरोजगारी पैदा कर दी, और उसके साथ साथ जिस अंदाज से डॉलर के रिजर्व ख़त्म हुए हैं और जो जीडीपी थी आपकी ग्रोथ वो प्रैक्टिकली 0% पे आ गई है, और जो महंगाई की सिचुएशन है, तो वो सारी की सारी जुड़ी हुई है आपके सियासी स्टेबिलिटी के साथ, आपके ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन के साथ, अमन के साथ, इंसाफ के साथ। जब रियासी इदारों को आप एक पार्टी को क्रश करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, जब बदतरीन किस्म की ह्यूमन राइट्स वायलेशन होगी, जब इंसाफ का दोहरा मेयार होगा, तो लोग यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, लोग यहाँ से पैसा लेके भागेंगे। ये पाकिस्तान की तारीख में ये एक साल जो गुजरा है, आप देखें जो ब्रेन ड्रेन हुआ है आपका, 10 लाख के करीब आपका यूथ पढ़ा लिखा वो यहाँ से मुल्क छोड़ पे भाग गया है, मुल्क छोड़ने मजबूर हुआ है। तो ये जो तर्ज अमल इनका है, मुझे नहीं लगता कि अगले ये 3 महीने या 4 महीने जो इनका पीरियड है। सर मैं यहाँ पे कंपनियों के नाम नहीं लूंगा शोएब साहब, क्योंकि फिर जाहिर सी बात है ब्रांडिंग हो जाती है, लेकिन कई ऐसी मशहूर कंपनियां हैं जिन्होंने अपने प्लांट्स बंद कर दिए, गाड़ियां बनना बंद हो गई हैं। पिछले अगर कई महीनों की बात की जाए, गाड़ियों की फरोख्त में 40% कमी देखने में आई है। बहुत सारी ऐसी अद्वियात की कंपनियां जिन्होंने अपने प्लांट्स बंद कर दिए, और वहां पर 2-4 लोग काम नहीं करते सर, हजारों की तादाद में। ये बेरोजगारी बढ़ रही है। फिर आपने जो बात की कि एक सियासी जमात को क्रश करने के लिए आप जिस तरह से रियासती मशीनरी का इस्तेमाल करते हैं, फिर इंसानी हुकूक की जो पामालियां होती हैं, बंदा गायब हो जाता है, पता नहीं चलता वो कहां गया, किसके पास है, किसके पास नहीं है, ना अदालत में पेश किया जाता है। सर ये सारे मामलात हैं। आपको क्या लगता है आने वाले 6 महीने पाकिस्तान की सियासत तो छोड़ दें सर, सियासी मामलात तो हम बचपन से देखते आ रहे हैं, जो इखलाकी मामलात हैं वो कहां जाके रुकेंगे सर? देखिए, मैं वही कह रहा हूँ ना कि ये मुझे नहीं लगता कि अगले जो 4 महीने या 5 महीने या 6 महीने जो कुछ भी हैं अगले जनरल इलेक्शंस तक, ये मजीद माशी, सियासी, ह्यूमन राइट्स और ये मजीद बदतरी की तरफ जाएंगे, खराबी की तरफ जाएंगे। ये कोई अच्छाई की तरफ जाने का कोई इनका इम्कान नहीं। अच्छा, हाँ, इस बात का इम्कान हो सकता है कि अगर ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करा दें, जो कि ये कराना नहीं चाहते हैं, और इनको डर खौफ है कि इमरान खान 2/3 नहीं बल्कि 3/4 मेजॉरिटी लेकर आ जाएगा। हाँ, अगर जिसको लोग वोट देते हैं, अगर वो उनकी हुकूमत आती है, जो कि इमरान खान बज़ाहिर लगता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए तो बहुत बड़ी लीड के साथ वो यहाँ कामयाब होंगे, तो उनके ऊपर ओवरसीज जो है वो ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि इन्होंने तो आते साथ ही ओवरसीज का राइट ऑफ वोट भी खत्म कर दिया, और इनके ऊपर जो पब्लिक एट लार्ज ने मिसट्रस्ट कर दिया, खा वो पाकिस्तान हो या पाकिस्तान से अब्रॉड हो। तो मेरा ख्याल है कि इसलिए ना कोई सरमाया लेकर आएगा, ना कोई सरमायाकारी करेगा, ना इनके ऊपर कोई ट्रस्ट का रिश्ता कायम करती है। देखिए, स्टेट जो है, स्टेट और इंडिविजुअल के दरमियान जो रिश्ता होता है वो बहुत बड़ा रिश्ता होता है। वो होता है ट्रस्ट का, प्यार का, इज्जत का, फेथ का। वो शेक हो गया है। जब वो शेक हो गया है तो लोग इनके ऊपर बिल्कुल कोई ट्रस्ट नहीं। सिंपल सा फॉर्मूला है ना, बहुत बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर आपने भी, शोएब साहब ने भी, अगर कोई कंपनी करनी होगी, कोई यहाँ पे लगाना होगा मामला, तो फिर उसके लिए भी सेफ्टी चाहिए होगी। अच्छा सर, मैं आपकी तरफ वापस आऊंगा। शी साहब ने मुझे ज्वाइन किया है सर, उनको जरा शामिल गुफ्तगू करते हैं। शाह साहब, सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, शुक्रिया सर। ये मुज़ाकरात की एक हवा चल पड़ी है सर, ये उम्मीद की किरण समझूं मैं सर इसको? देखिए, हमने मुज़ाकरात से मेरे भाई कभी इनकार नहीं किया था। जी जी बिल्कुल। हम सियासी लोग हैं और सियासी लोग गुफ्तगू करते हैं। पॉलिटिकल पार्टी कभी मुज़ाकरात से कतराती नहीं है, लेकिन मुज़ाकरात की हदूदों का युद्ध होती है। हमने हमेशा ये कहा है कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन मुज़ाकरात आइन के फ्रेमवर्क के अंदर होंगे, आइन के दायरे के अंदर होंगे, आइन से मावरा नहीं हो सकते। आज भी हम कह रहे हैं कि जो खैबर पख्तूनख्वा का फैसला है, जो पंजाब का फैसला है, वो आईनी नौयत का है। 90 दिन के अंदर इंतखाबात आईनी की शिक है, कदगन है। उस पर तो कोई हम लचक दिखा नहीं सकते, वो तो आइन से रूगर्दानी होगी। जहां तक ताल्लुक है बलूचिस्तान का, सिंध का और कौमी असम्बली का, उस पर बैठकर
हम गुफ्तगू कर सकते हैं कि इनको कब डिसॉल्व किया जाए, एक दिन पे इलेक्शन 29 असेंबलियों का हो जाए, कैसे हो, उस पर गुफ्तगू हो सकती है। लेकिन जो आईनी चीज है उसमें गुफ्तगू क्या करेंगे आप? बिल्कुल दुरुस्त हो गई सर आपकी बात, क्योंकि ये आईनी मामला है, इलेक्शंस होने चाहिए 90 डेज के अंदर अगर असेंबली टूटती है। लेकिन सर इस सिराज साहब की जो मुलाकात हुई थी खान साहब से, इसमें पैगाम पहुंचाने की बात की गई, क्या पैगाम सर रसानी हुई है? नहीं, सिराज साहब तो तशरीफ लाए और उनकी मेहरबानी, खान साहब ने उनको एहतराम इज्जत दी, हमारे साथ वो खैबर पख्तूनख्वा में एक वक्त में हलीफती रहे। तो वो भी यही चाहते हैं कि जी मुल्क जिस कैफियत से दो चार है उसको निकालने के लिए, स्टेलमेट से बाहर आने के लिए गुफ्त शुनीद होनी चाहिए। हम तैयार हैं, लेकिन सवाल ये है क्या पीडीएम की सरकार के अंदर यकसुई है? JUIF जो है वो कहती है हरगिज हम मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है, ना हम इमरान खान के साथ बात करने के लिए तैयार है, ना हम PTI से बात करने को तैयार है। PMLN जहां तक ताल्लुक है वो तकसीम है, कुछ मुज़ाकरात के हामी हैं और कुछ मुज़ाकरात के मुखालिफ हैं। मिसाल के तौर पर ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि मुज़ाकरात की नशस्त हो जानी चाहिए, राना सनाउल्लाह कहते हैं हरगिज नहीं। इसी तरह पीपल्स पार्टी जो है वो अपनी बात कर रही है। तो पहले तो पीडीएम अपनी सफों को दुरुस्त करे। लेकिन सर उन्होंने कमेटी तो बना दी है ना, आपने भी एजेंडा है, किस मौजू पे बात करनी है, हम तैयार हैं। सर उन्होंने भी ख्वाजा साद रफीक आया सादिक की कमेटी बना दी है, आप लोगों ने भी कमेटी बना दी है। सर अगर मैं पूछूं आपसे कि एजेंडा क्या है मुज़ाकरात का, लेट सपोज अगर मैं आपके सामने एक सिचुएशन रखूं, वो अगर कहते हैं कि सर 14 मई को भी भूल जाएं और 8 अक्टूबर को भी भूल जाएं, बीच का मामला निकालते हैं, चलें मई के बाद 14 मई को हम भूल सकते नहीं है। 14 मई एक आईन की शर्त है, 14 मई सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कैसे? लेकिन सर सुप्रीम कोर्ट ने भी तो कहा था ना कि आप लोग मुज़ाकरात कर लें, और अभी जुबैरी साहब भी मेरे साथ मौजूद थे, वो कह रहे थे कि अगर कंसेंसस हो जाता है, कंसेंसस की बात पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने कही थी, अगर कंसेंसस कर लें तो उनको एतराज नहीं है, इसको आईनी कवर बाद में दे दिया जाएगा, जैसे बेनजीर साहब शहीद की बात हुआ था। देखिए इस पे मैं हमें वकला से राय लेनी होगी। हमें अभी जो जूरिस कॉन्फ्रेंस हुई है अभी लाहौर में, मुल्क के जो नामवर वकला है वो सब शामिल थे, सभी इस बात पर मुत्तफिक थे कि 90 दिन की शर्त से हम इनहराफ नहीं कर सकते। ये सब की कल की बात है। तो सर फिर अगर मैं इस बात को यहां पे रखूं, फिर मुज़ाकरात सर हो किस बात रहे? जनरल इलेक्शंस तो कहते हैं अपने टाइम पर होंगे, आप कहते हैं कि 90 रोज के अंदर इलेक्शंस होने चाहिए पंजाब और KP के, तो सर फिर बीच का पॉइंट मुज़ाकरात में तो गिव एंड टेक होता है ना सर, आपने तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है। कर रहा हूं ना, गिव एंड टेक, जहां गिव एंड टेक हो सकती है वहां हम करने को तैयार हैं। कहां हो सकती है सर? वो है सिंध है, बलूचिस्तान है और कौमी असेंबली के। वो कहते हैं कि अपने टाइम पर होंगे तो आप एग्री कर लेंगे उस पर? भाई नहीं, सवाल ये है मुल्क डूब रहा है, मईशत डूब रही है और हम कह रहे हैं कि फौरी इंतखाबात, मुल्क की 73% आवाम की राय है कि मुल्क को इस भंवर से निकालने के लिए फौरी इंतखाबात दरकार है। लेकिन अगर वो हमारे दूसरी सियासी जमातें कहती हैं तो उस पर बैठ के गुफ्तगू शुनीद हो सकती है। हम कोई हट धर्मी क्या कहते हैं ना, कोई अपना रिजिड हमारा व्यू नहीं है, हम उस पर लचक दिखा सकते हैं, लेकिन आइन पे लचक कैसे दिखा सकते हैं? आइन को तो आइन की 2/3 अक्सरियत है तो आइन में तरमीम कर लें। जब तक तरमीम नहीं होती तो आइन से कैसे अपना मुंह मोड़ा जा सकता है? मैं इस सवाल को थोड़ा सा इस तरह से कर लेता हूं कि आप ये कह रहे हैं कि आईनी बंदिश है, इस वजह से हमें 14 मई को इलेक्शंस करवाने पड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने बात कह दी है तो इस पे हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन सर अगर वो ये बात बोलें कि आप अगर एग्री हो जाते हैं और सारा मामला अदालत में ले जाते हैं कि भाई हमारे दरमियान हो गया मुज़ाकरात, 14 मई के अगर जाते हैं और ये आईनी मामलात की बंदिश नहीं होती, आप वकला से मुलाकात कर लेते हैं, देखिए तो फिर कोई मसला तो नहीं। आप ये मफरूजों पे बात कर रहे हैं, अदालत ने फैसला किया है, अभी दोबारा फैसला किया है, पहली मार्च को किया था, दोबारा फैसला किया है। उस फैसले के मुताबिक उन्होंने नोटिस दे रखे हैं, उन्होंने कल की तारीख में गवर्नर स्टेट बैंक को पाबंद किया है कि 21 अरब रुपए मुंतकिल करें स्टेट बैंक के गवर्नर को। पार्लियामेंट ने भी कहा है कि आप आइए, तो मामला तो मुझे लग रहा है कि सर कशीदगी की तरफ है मामला, या नहीं लग रहा है आपको?
देखिए कोई पेचीदगी नहीं है, आइन को तस्लीम किया जाए, आइन को कबूल किया जाए, इसमें क्या पेचीदगी है? ये क्यों एक्शन से फरार चाहते हैं? ये क्यों आइन से मुंह मोड़ना चाहते हैं? आसिफ अली जरदारी साहब का आपने बयान सुना होगा, इलेक्शन से फरार नहीं चाहते, टाइमिंग सही नहीं सर, टाइमिंग सियासतदान के हाथ में होती है सर। टाइमिंग आसिफ अली जरदारी की चॉइस पे नहीं होगी, एग्जैक्टली टाइमिंग आइन के मुताबिक होगी ना। मेरी ख्वाहिश के मुताबिक सब कुछ तो नहीं हो सकता, मैं कानून और कायदे का पाबंद हूं ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बात दुरुस्त है सर। अच्छा सर ये बताइए फिर, अगर इस चीज को मुज़ाकरात में, अभी ये ईद के बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी मुनक्किद होती है, खान साहब या खान साहब की नुमाइंदगी कोई करेगा वहां पे, अभी इस पर कोई फैसला हुआ? देखिए कल मेरी इंशाल्लाह मेरी, अभी मैं इस वक्त तो मुल्तान में हूँ, मेरी कल खान साहब से मुलाकात है, अभी मुझे पैगाम मिला है, मैं कल जाऊंगा इंशाल्लाह, कल उनसे मिलूंगा। सिराजुल हक साहब के साथ उनकी क्या गुफ्तगू हुई है मैं उनसे रहनुमाई लूंगा, और उन से बात करने के बाद मैं एक बेहतर पोजीशन में होऊंगा कि आपको जवाब दे सकूं। अच्छा सर, एक सवाल और आखिरी आपसे सर, ये जो मुज़ाकराती कमेटी बनाई गई है और आपने कहा कि बड़ा मुतहर्रिक किरदार अदा कर रहे हैं सिराजुल हक साहब, आपने कहा बिल्कुल अच्छा काम कर रहे हैं सर, ये बताइएगा ये मुज़ाकराती कमेटी आपस में वन मुलाकात करेगी या सिराज साहब की से मुलाकात करेगी और वो पैगाम आगे लेके जाएंगे, वो पैगाम फिर आपके पास लेकर आएंगे, ऐसा होगा? देखिए ऐसे तो नहीं होगा ना, अल्टीमेटली तो ये तो हमें उस मुज़ाकरात का एजेंडा तय करना होगा, उसके जो क्या पैरामीटर्स हैं उनको तय करना होगा, उसमें सब बैठेंगे, बैठ के फिर उस पर गुफ्तगू होगी। ठीक है सर। शाह साहब रसाली तो नहीं होगी ना, गुफ्तगू होगी, गुफ्तगू होगी, वन होगी। चलें सर थैंक यू सो मच शाह साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मीर शौकत यूसुफजई साहब ने भी मुझे ज्वाइन कर लिया, उनसे भी मैं सवाल करूंगा, लेकिन चूंकि काफी देर से हमारे साथ शोएब शाहीन साहब भी मौजूद हैं, उनसे जरा मैं एक सवाल करूं। शोएब साहब सर ये बताइएगा, ये जो शाह साहब कह रहे हैं कि ये अब कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर मामला है कि 14 मई को आपने करवाने, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। अच्छा आबिद जुबैरी साहब अभी पिछले आवर में मेरे साथ मौजूद थे, वो कह रहे थे कि अगर ये कंसेंसस हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट को कोई एतराज नहीं होगा। मैं चाहूंगा सर इस पर आप थोड़ी सी रोशनी डालें। देखिए पहली बात तो यह है कि आइन से बालातर तो कोई काम नहीं हो सकता। अगर तो ये सारी जमातें इस बात पे मुत्तफिक हो जाती हैं कि हम सारा इलेक्शन मई की बजाय जून में फर्ज करो कराने को तैयार हैं, या जुलाई के पहले हफ्ते कराने को तैयार हैं, ये जा करके सुप्रीम कोर्ट को रिक्वेस्ट करते हैं रिव्यू में, और सुप्रीम कोर्ट को सारे मिलके ये कहते हैं कि जनाब हमें इलेक्शन जो है वो आप जुलाई तक ले जाने की इजाज़त दे दें, और सुप्रीम कोर्ट उनको अगर एग्जेम्पशन दे देती है और अलाउ कर देती है और अपने आर्डर को टू द एक्सटेंट ऑफ 14 मई रिव्यू कर देती है, तो फिर तो ये एक लिहाज से वैलिड एंड लीगलाइज हो जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के लिए भी ये बात बहुत मुश्किल होगी। सुप्रीम कोर्ट फिर उसका एक हल और निकाल सकती है, वो ये कर सकती है कि जी वन टाइम डिस्पेंसेशन के लिए आप आइन में तरमीम कर लें, आइन की 2/3 मेजॉरिटी के साथ आप आर्टिकल 224 में एक एक्सेप्शन दे दें कि फॉर द टाइम बीइंग इस इलेक्शन 2023 को जनरल असम्बली का ऑफ द पंजाब एंड KPK या ओवरऑल हम इनको 90 डेज की बजाय हम इसको 6 मंथ्स में कर रहे हैं बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस। और वो फिर आप उसको सर ये आपको नहीं लगता शोएब साहब, मैं फिर आगे शौकत यूसुफजई के पास भी जाऊंगा, सर ये बताइएगा ये उस वक्त नहीं हो सकता था जब खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था भाई कंसेंसस कर लीजिए, आप आपस में सियासी जमातें कर लें, लेकिन सियासी जमातों ने कहा नहीं भाई हम तो इलेक्शन ये मुकदमा लड़ेंगे, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑप्शन रखा था, अब उनका वर्डिक्ट आ गया है, तो आपको लगता है कि ये वक्त गुजर गया या नहीं? देखिए पहली बात तो ये है कि ये तो राना सनाउल्लाह और सबकी आप स्टेटमेंट PDM की जमातें अगर आप उठाएं, इन्होंने सबसे पहले ये ऑफर की थी कि जी दोनों असम्बलियां तोड़ दें, पूरे पाकिस्तान का इलेक्शन हमसे ले लें। फिर जब इमरान खान साहब ने नवंबर में ये फैसला किया कि मैं अगले महीने तोड़ने जा रहा हूँ, आए मेरे साथ बैठ के कोई डेट तय कर लें, तो इन्होंने मजाक उड़ाया, उन्होंने कहा जाएँ आप अपनी असम्बलियों के इलेक्शन अपने असम्बलियाँ डिजॉल्व करें, हम 90 डेज में उनके इलेक्शन करा देंगे। और बल्कि साथ ये कहा था ना हम अदम एतमाद लाएंगे ना एतमाद के वोट का कहेंगे। फिर उन्होंने दोनों काम किया, पब्लिक से किया हुआ अपने वादे पहले से मुकर गए, दूसरे वादे से मुकर गए, वो अदम एतमाद भी लाए और एतमाद के वोट लेने को भी कहा। फिर लोग जब पंजाब असम्बली ने चीफ मिनिस्टर ने एतमाद का वोट ले लिया, उनको पता था कि वो डिसॉल्व करने जा रहे हैं, लोगों ने इस बात पे एतमाद का वोट दिया कि ठीक है जी आप असम्बली डिसॉल्व कर लें। एतमाद का वोट लेने के बाद उसने असम्बली डिसॉल्व कर दी। फिर ये कहते रहे कि जी हम 90 डेज में इलेक्शन करा देंगे, फिर उसके बाद अपने उस मुतालबे से भी मुकर गए। असल में PDM की जमातों को शिकस्त फाश नजर आ रही है। PDM की जमातों में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है
वो मौलाना फजलुर रहमान और उससे ज्यादा प्रॉब्लम PMLN को है। PMLN का सफाया हो गया है पंजाब से, मौलाना फजलुर रहमान का सफाया हो गया है KPK से। वो आप इक़्तिदार के चंद दिन जो भी हैं वो मजे लूटना चाहते हैं, वो एक दिन भी अपना ज़ाया नहीं करना चाहते। देखिए इसमें स्टेक होल्डर पंजाब में है मुस्लिम लीग नून। अब इसमें जरदारी साहब को एक और प्रॉब्लम हो रहा है जिसकी वजह से वो चाह रहा है कि इसमें मुज़ाकरात हों। वो उसको नजर आ रहा है कि अगर इमरान खान पंजाब और KPK से फारिग हो गया और इन दोनों असम्बलियों के इलेक्शन से फ्री हो गया, तो जब जनरल इलेक्शन होंगे उससे सबसे ज्यादा तवज्जो देनी है सिंध पे। जिस दिन ये इमरान खान सिंध में चला गया, सिंध से वो फारिग कर देगा जरदारी को। हाँ, बिल्कुल। अब जरदारी साहब अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं। और दूसरी बात देखें हमारे मुल्क में पोजीशन क्या है, ताकतवर तबका और हमारा जो है वो रावलपिंडी है। अब रावलपिंडी को भी एक मुश्किल नजर आ रही है कि इलेक्शन 14 मई को अगर हो गए तो उन्होंने जो बैकअप दिया हुआ है PMLN को वो खत्म हो जाएगा। और PMLN किसी सूरत इलेक्शन में जाना नहीं चाह रही है। लेकिन सिराजुल हक साहब ने ये अच्छा काम किया है, लेकिन बहुत देर कर दी है। मुझे नहीं लगता कि ये इनका सिलसिला कामयाब हो जाए। ठीक है सर, मैं सर यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला दोबारा, क्योंकि मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। एक ब्रेक ले लेते हैं, मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू का सिलसिला एक ब्रेक के बाद भी जारी है। वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं और शुएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद है। गुफ्तगू का सिलसिला उनसे आगे बढ़ाएंगे। सर ये बताइएगा, अब ये 72 घंटे का टाइम दिया गया था स्टेट बैंक को कि आप रकम ट्रांसफर कर दें। व्हाट डू यू थिंक सर, आपने एक तवील अरसे का और अभी भी आप एक्टिव हैं काफी माशाल्लाह, कानून के लिए आपने खिदमत सरअंजाम दी है। ये बताइएगा उनके पास ऑप्शंस हैं मना करने के या नहीं? देखिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान पाबंद है कि कल पेमेंट डायरेक्टली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दे, क्योंकि ये डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का आर्डर है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का आर्डर भी अंडर आर्टिकल 189 एंड 190 पाबंद है तमाम इदारे उसको मानने को। फिर आर्टिकल 220 इस बात को पाबंद करता है कि तमाम एग्जीक्यूटिव इदारे पाबंद होंगे टू फैसिलिटेट द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फॉर द पर्पस ऑफ होल्डिंग इन फ्री इलेक्शंस। देखें ये कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस है। तो सर ये फिर पार्लियामेंट में क्यों बुलाया गया उनको? देखिए पार्लियामान तो इस वक्त मैं समझता हूं कि एक ऐसा रोल अदा कर रही है कि जो अपने पांव पे कुल्हाड़ा मार रही है। पार्लियामान को ये कोई अख्तियार नहीं है कि वो एग्जीक्यूटिव के अफेयर्स में इंटरफेयर करे। पार्लियामान को कोई अख्तियार नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को नलीफाई करे। पार्लियामान को कोई अख्तियार नहीं है कि आइन को करारदादों के जरिए ख़त्म करे, आइनी प्रोविजन को बगैर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के इस तरह के कोई फैसले करे। असल में एग्जीक्यूटिव और पार्लियामान दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। हालांकि ट्रिकोटमी ऑफ पावर्स के तहत 3 मुख्तलिफ हमारे पिलर्स ऑफ द स्टेट है। अदलिया टोटल इंडिपेंडेंट पिलर ऑफ द स्टेट है, वो किसी का पाबंद नहीं है। मुकन्ना इंडिपेंडेंट पिलर ऑफ द स्टेट है और एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट पिलर ऑफ द स्टेट है। बदकिस्मती से जो एग्जीक्यूटिव और जो पार्लियामान है वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं। आइन सब पे मुकद्दम है, आइन को मानने का पाबंद है पार्लियामान, आइन के मुताबिक अपने उमूर ममलिकत चलाने का पाबंद है। एग्जीक्यूटिव आइन के पाबंद है, इलेक्शन कमीशन आइन का पाबंद है और सुप्रीम कोर्ट आइन का पाबंद है। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दी है, उसको जो वायलेट करेगा ये कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी होगी और आइनी जिम्मेदारियों से इनहराफ। अच्छा सर, कुछ मईशत के वाले से भी बात कर लेते हैं। सलमान शाह साहब ने माहिर माशियात हैं, सर उनसे मजीद बात करते हैं। सलमान साहब अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। सर ये कल 10 रुपए का इजाफा किया गया, ये IMF की शर्त थी, ये मौजूदा सूरत हाल में ये मुतकाजी थी कि भाई आपने बढ़ाने हर हाल में पैसे, या फिर ये क्या मामला था जो 10 रुपए का इजाफा किया गया है? पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ इंटरनेशनली? देखिए ये तो पूरा IMF के प्रोग्राम में जाहिर है कि हमने जो प्रोजेक्शंस की हुई है अपने आमदन की, उनको हमने पूरा करना है और जो अखराजात हैं उसको आमदन से पूरा करना है। तो जहाँ भी कोई गैप होता है, शॉर्टफॉल होती है, उसको मेकअप करना पड़ता है। और हर चीज़ पे अब हमारे सामने एक सिस्टम है कि अगर आपने पेट्रोलियम के ऊपर जो भी टैक्सेस वगैरह लगाते हैं उसका सर्टन ऑब्जेक्टिव है और वो 500 अरब या जितने भी अरब की भी आपने कलेक्ट करनी है पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी, और उसको आपने पूरा टारगेट के मुताबिक करना है। सो जो भी टारगेट्स हैं उनको आपने पूरा करना है।
तो सर उसके आईएमएफ बात नतीजे भी तो में नहीं कर हम रहा ना देखते हमसे सर, हैं वो कि तो आईएमएफ से अभी तक कोई चीज ऐसी निकल कर आ नहीं रही है जिससे पता चले कि भाई वो हम उनके प्रोग्राम का हिस्सा हैं, क्योंकि जून में तो सर वो म्याद भी खत्म हो जाएगी ना गालिबन। ये देखें, बात यह है कि हमारी क्रेडिबिलिटी अब आईएमएफ के साथ बिल्कुल इरोड हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, ज़ीरो क्रेडिबिलिटी है। बेयकीनी जो है उसने पाकिस्तान की इकॉनमी की कमर तोड़ दी है, और बेयकीनी जो है वो हमारी अब सियासत उसको दिन ब दिन और ज़्यादा मुश्किल करती जा रही है, और बेयकीनी और बढ़ती जा रही है, और उसकी वजह से फाइनेंशियली हमारा एक कोलैप्स जो है वो प्रेडिक्टेबल है। जो जिस किस्म के इस वक्त हमारे रिस्क प्रीमियम चल रहे हैं, इस लेवल पे जब अनसर्टेनिटी होती है तो नॉर्मली बहुत इकोनॉमिक डिजास्टर सर ये सामने आ कोलैप्स का जो जाता है। आपने लफ्ज यूज So किया I सर, मैं think कि इसको अभी इक्विवेलेंट समझूं डिफॉल्ट के या नहीं? नहीं, देखें, डिफॉल्ट का मतलब है कि सूनर और लेटर हो जाएगा, ये नहीं है कि कल हो जाएगा। लेकिन अगर ये इंडिकेटर्स जो हैं ये बड़े अरसे से चल रहे हैं, ये तकरीबन एक साल से हमने जो देख रहे हैं कि रिस्क प्रीमियम जो है एक साल में ये अप किया है। जो 3-4% होता था रिजीम चेंज से पहले, वो से ऊपर है और उसमें कमी नहीं आ रही। और आज अब बड़े अरसे से पाकिस्तान में से कोई खुशखबरी नहीं आई कि जी बहुत अच्छी कोई इकोनॉमिक काम किया है, कोई रिफॉर्म की है, आईएमएफ से दस्तखत कर लिए हैं, या चाइना ने आपको बहुत बड़ी कोई मदद कर दी है, या सऊदी अरेबिया ने मदद कर दी है, या यूएई ने मदद कर दी है। बस अफवाहें सुनते हैं। सर ये भी खबरें आ रही थी कि सऊदी अरब से रिटर्न रिटर्न एक तौर पर आप समझ लें कि उन्होंने गारंटी करा दी है कि हम इतने पैसे दे देंगे, और सुनने में आया था कि यूएई की तरफ से भी इसी तरह की गारंटी दे दी थी, बल्कि चाइना ने तो बाकायदा दे दिए थे हमारे पास कुछ पैसे ना, डॉलर्स हमें दे दिए थे। तो सर ये सिर्फ अफवाहें हैं, खबरें हैं, या हकीकत भी? आप बेहतर जान सकते हैं सर। देखें, जो तो आईएमएफ ने अभी तक कंफर्म नहीं किया कि ये गारंटीज वगैरह आ चुकी हैं, और जब भी वो होगा तो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाएगा। और स्टाफ लेवल एग्रीमेंट अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि अभी तक वो पूरी चीजें मुकम्मल तौर पे ठीक नहीं हुई। अब ये नजर आ रहा था पिछले दिनों में कि सारे हमने अंदरून मुल्क जो काम करने हैं वो तो कर लिए हैं, लेकिन दोस्त ममालिक से जो गारंटीज वगैरह लेनी थी, या उन्होंने यहाँ पे हमारे स्टेट बैंक के साथ डिपॉजिट्स रखने थे, वो अभी तक नहीं हुए। सो आई थिंक नजर भी यही आता है। अब वजीर खजाना ने अमेरिका का ट्रिप भी कैंसिल कर दिया, उन्होंने वाशिंगटन जाना था, वो भी कैंसिल हो गया। फिर वज़ीर आज़म कहते हैं कि अब आईएमएफ के पास कोई और बहाना नहीं है। तो ये सारी चीजें इंडिकेट करती हैं कि रिलेशनशिप कोई इतनी अच्छी नहीं है। ठीक है सर, आपने स्टेट बैंक का जिक्र किया तो मैं एक सवाल, आपका डोमेन तो नहीं है लेकिन मैं चाहूंगा सर आप इस पर कमेंट जरूर करें। स्टेट बैंक का आपने जिक्र किया सर, ये जो कायम मकाम गवर्नर हैं इनको बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया कि आप फंड्स फराहम करें, तो आप क्योंकि मईशत के बहुत माहिर हैं तो आप बताइएगा सर, इनके पास ये ऑप्शन होता है कि ये मना कर सकें इंडिपेंडेंट इदारा के नहीं हम नहीं करते, या हमें पार्लियामेंट की मशरूत हिमायत हासिल होनी चाहिए तब हम फंड्स जारी करेंगे इलेक्शन के लिए? जी देखें, मैं वजीर खजाना रह चुका हूँ, और कई आइटम्स होते हैं जिनको हम चार्ज्ड एक्सपेंसेस कहते हैं, यानी कि वो इस किस्म के अखराजात हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट के अखराजात हैं, इलेक्शन कमीशन के हैं। ये तमाम चीज़ें जो होती हैं, ये जितने भी अखराजात होते हैं वो पूरे किए जाते हैं, और पार्लियामेंट उन्हें अप्रूव नहीं करती, बट वो अगर बजट में नहीं भी हैं तो वो खर्च होने के बाद सप्लीमेंट्री बजट में वो शो होके वो पास थ्रू हो जाते हैं। उसका मकसद ये है कि कई अदारों को आप पार्लियामेंट से आज़ाद रखते हैं कि उसके ऊपर कोई आंच ना। तो इलेक्शन कमीशन के अखराजात भी चार्ज अकाउंट हैं, और वो आप अकाउंट 1 जो है स्टेट बैंक में हुकूमत पाकिस्तान का, जिसमें तमाम रेवेन्यूज आती हैं और जिसके थ्रू आप अखराज करते हैं, तो उसमें स्टेट बैंक ने बताया है कि 1 खरब से 400 अरब के करीब इस वक्त बैलेंस है, और उसमें से 20-21 अरब देना ये जो कदगन तो नहीं है ना कि मतलब पार्लियामेंट की हिमायत हासिल हो तो हम करें वरना नहीं करें, या ऐसा कुछ भी नहीं होता?
नहीं, ये मैंने कहा ना कि चार्ज एक्सपेंस है, इसको ऑटोमेटिकली आप पे कर देते हैं। अगर वो बजट में नहीं होगा तो वो बाद में ईयर एंड पे सप्लीमेंट्री बजट में वो अप्रूव हो जाएगा और एक्स पोस्ट उसकी अप्रूवल होगी। ठीक है सर, ये मईशत के हालात मैं चाह रहा हूं सर एक आध आप कमेंट और करें। ये हालात जो इस वक्त हैं, IMF से डील हमारी हो नहीं पा रही, कहीं से हमें इमदाद मिल नहीं पा रही, तो सर ये आगे 3-4 महीने या अगला 6 महीने हम किस तरह से सर्वाइव करेंगे सर? देखिए, ऑलरेडी पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत स्ट्रेस में है। आपकी जो ट्रेडिंग रिलेशनशिप्स हैं वो टूट चुकी हैं, LCs वगैरह खुल नहीं सकती, सप्लाई चेन्स जो हैं वो बुरी तरह मुतासर हैं और बहुत सी इंडस्ट्रीज बंद भी हो रही हैं, फैक्ट्रियां भी बंद हो रही हैं क्योंकि रॉ मटेरियल वगैरह नहीं आ रहा। तो चीज़ें जो हैं इनको हम ज़्यादा देर इस तरह नहीं चला सकते, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपका IMF प्रोग्राम हो, आपकी ये फाइनेंसिंग गैप्स जो हैं ये पूरे हों। और उसके बाद जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल कशीदगी ख़त्म हो और एक रोड मैप निकले जिसके तहत नज़र आए कि हुकूमत कैसे बनेगी और वो हुकूमत कैसे उसकी सॉवरेनिटी जो है पार्लियामेंट, एक सॉवरेन पार्लियामेंट बनेगी और उसमें जो गवर्नमेंट आएगी उसके पास मेजॉरिटी होगी जो कि ये सारे मुश्किल काम कर सके। वो रोड मैप अभी नहीं आ रहा, अभी नहीं आ रहा। रोड मैप में बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है और उसकी वजह से हमारी सियासत जो है हमारी इकोनॉमी पे इस वक्त छाई हुई है। बिल्कुल सर, इकोनॉमी आप कि बिल्कुल मुर्दा हालत में तकरीबन है और उसमें जान उसी वक्त पड़ेगी जब हमारी सियासत ठीक होगी। ठीक है शुएब साहब, सर ये बताइएगा पार्लियामेंट ने क्यों बुलाया होगा गवर्नर जो स्टेट बैंक है कायम मकाम, उनको क्यों बुलाया होगा? क्या गुफ्तशनीद करनी होगी, क्या मामलात करने होंगे? ये तो नहीं कहेंगे ना कि आप जाएं और पैसे दे दें, ऑब्वियसली वो तो उनका काम है, दे देंगे। अगर बुलाया होगा तो देयर इज समथिंग, व्हाट डू यू थिंक, क्या हो सकता है वो? देखिए, PDM की जमातें तो माफिया का रोल अदा कर रही है ना। उन्होंने तो अदलिया के ऊपर जिस तरह पिछले 2 महीने से अटैक कर रहे हैं, जिस तरह मिलाइन कर रहे हैं, प्रेशराइजिंग टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, ये उसी का शाखसाना है। जिस तरह उन्होंने पार्लियामान के जरिए करारदाद पास कराई है, अब करारदादों के जरिए कभी आइन की तरमीम हुई है, कभी करारदादों के जरिए आइनी प्रोविजंस की वायलेशन में भी कभी करारदादें पार्लियामान ने पास की हैं। मैं समझता हूँ कि ये बदकिस्मती है। एक तरफ तो पार्लियामान अपने खुद मुख्तारी और अपने अथॉरिटी की बात करती है और जहाँ उसको कॉन्स्टिट्यूशन अपने हक में नजर आता है उसकी गोल्डन जुबली भी बनाते हैं। लेकिन काश के ऐसा हो कि गोल्डन जुबली बनाने के बजाय आइनी प्रोविजंस पे वो अमल दरामद करना शुरू कर दें। अब उसके ऊपर जो अमल दरामद है वो उनके अमल से साबित होगा, उनका अमल साबित करना चाहिए। आप सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स को फॉर द टाइम बीइंग साइड पे कर दें। क्या इलेक्शन जो भी असेंबली डिसॉल्व होगी, क्या इलेक्शन 90 डेज में नहीं होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए, ये आइन का तकाजा है। क्या इलेक्शन कमीशन को ये फैसिलिटेट करने के पाबंद नहीं है अंडर आर्टिकल 220? बिल्कुल पाबंद है। अब इलेक्शन कमीशन, अब मैटर सुप्रीम कोर्ट में चला गया, पहला फैसला आ गया 1 अप्रैल का, 1 मार्च 2023 का। उसके अंदर उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने तमाम इदारों को पाबंद कर दिया कि आप फैसिलिटेट करें, इंक्लूडिंग फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, फॉर द पर्पज ऑफ होल्डिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। उसके लिए उन्होंने पहले दिन ही ये फैसला कर दिया। अब 4 मार्च का जब दोबारा फैसला आया, उसके बाद इन्होंने जो कुछ हरकतें की हैं वो आपके सामने। उसके बाद फिर फैसला आया 11 और 12 तारीख को, फिर 14 तारीख को फैसला आया। मेरा ख्याल है अब एक जिसको कहते हैं ना एट द फर्स्ट इंस्टेंस, उन्होंने लिखा है कि ये कॉन्टेम्प्ट है, लेकिन एट द फर्स्ट इंस्टेंस उन्होंने नोटिस किए थे सेक्रेटरी खजाना और सेक्रेटरी दिफा को। लेकिन लेट्स सी सर, देखें आने वाले वक्त में क्या होता है, क्योंकि इस वक्त सूरत हाल कुछ इस तरह की है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आ चुका था और उसके बाद स्टेट बैंक को कहा गया कि जनाब आप पैसे फराहम करें। आने वाला हफ्ता जो है वो बड़ा क्रिटिकल साबित हो सकता है। लेट्स सी क्या होगा क्या नहीं होगा, मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं। जनाब शुएब साहब, थैंक यू सो मच, हमारे साथ आप मौजूद थे। सलमान शाह साहब भी हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत जनाब। जिंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं रही, तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चों हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी
मुखे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। समी इब्राहिम और सिद्दीक जान का सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाजी कैंप का ऐलान कि सोमवार के दिन से हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने कैंप लगाएं और हम सब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने बैठ जाएं और उस वक्त तक नहीं उठेंगे जब तक आकाश वापस नहीं आए। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।